देखें यार, आज हम लोग 410 सेट नंबर करेंगे। देखिए, का 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 28 है। अच्छा, 8 क्रमागत विषम संख्या है, 8 गो लगातार विषम संख्या है सर। 8 लगातार विषम संख्या का औसत 28 है। अच्छा, लगातार संख्या का एवरेज तो बीच वाला नंबर होता है, और बीच में अगर 8 संख्या है तो बीच में 2 नंबर आएगा सर। और इन दोनों का एवरेज दिया है कितना, 28। ठीक है ना, इन दोनों का नहीं, मीन्स ये पूरे 8 संख्या का एवरेज दिया है 28। और 8 संख्या का एवरेज अगर 28 है तो बीच वाला नंबर एवरेज होता है, तो बीच में 2 नंबर आएगा, और एवरेज इन दोनों के भी बीच वाला यानी कितना, 28। तो आप बताइए 28 किन दो नंबर के बीच में आता है, तो आप बोलेंगे सर 27 और 29 के बीच में 28 आता है। यानी कि दो बीच वाले दो विषम संख्या पता करके का सबसे छोटा और सबसे बड़ा विषम संख्या का योग। सबसे छोटा तो इधर 27 में से 2 कम करिए, 25 में से 2 23, 23 में से 2 21। सबसे बड़ा तो इधर 29 है, 2 31, 2 33 है, 2 35। और कहा बड़ी छोटी का योग, तो 5 और 1 6, 3 2 5 56, ऑप्शन बी। देखिए, का आरंभ में सोहन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। सोहम के व्यय और बचत, खर्च और बचत का रेशियो है 5:1। अच्छा, खर्च अगर 5 है, बचत 1 है, तो इनकम क्या हो जाएगा, 6। अब आगे सवाल में कहा कि सर वेतन में 25% वृद्धि होती है जबकि उसके बचत में 20% वृद्धि होती है। यदि सोहम का वर्तमान व्यय 4347 है तो उसका प्रारंभिक वेतन, वेतन यानी इनकम पूछा है, यानी 6 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है। तो पहला चीज तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं सर, 6 का वैल्यू बताना है तो 6 का वैल्यू जो भी आएगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा। तो ऑप्शन में डायरेक्ट देख लेते हैं सर कि कौन सा नंबर है जो 3 से कटता है। तो 4 5 या 3 8, ये नहीं कटेगा सर। 4 1 5 4 9, ये कट जाएगा। 5 4 9 और 1 10, नहीं सर। 6 4 10 1 11, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बनाएंगे कैसे ये भी समझ लीजिए। सर वेतन 25% बढ़ गया तो 6 का 25% निकालिएगा, पॉइंट में आना, तो एक जीरो चिपका लेते हैं। अब वेतन है 60 का 25% बढ़ गया, 60 का 25% यानी कितना, 15 वेतन बढ़ गया। कहा कि बचत 20% बढ़ गया, बचत है 10, 10 का 20% कितना, 2 बचत बढ़ गया सर। कहा कि यदि सोहम का वर्तमान खर्च 4347, तो आप एक चीज बताइए सर, इनकम 15 रुपया इंक्रीज कर गया, सेविंग 2 रुपया इंक्रीज कर गया, तो इनकम में से सेविंग घटाइएगा, खर्च आएगा, और खर्च कितना इंक्रीज करेगा, 15 में से 2 गया 13, खर्च 13 बढ़ गया। पहले 50 था, 13 बढ़कर हो गया 63। लेकिन खर्च दिया है कितना सर, तो आप बोलेंगे 4347। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा सर, जो भी आएगा 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, फिर 60 यूनिट का निकाल लेंगे आ जाएगा, पर उतना करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट कर लेंगे। बाकी प्रोसेस भी सीख लिए, सही है। देखिए, कहा ये 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में, यहाँ थोड़ा मिसिंग है, पीडीएफ जो मिलेगा उसमें सुधरा हुआ रहेगा। यहाँ 1200 है। कहा 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में शहरी कर्मचारी, देखिए कहा 1200 कर्मचारियों के कार्यालय में शहरी कर्मचारी और ग्रामीण कर्मचारी का अनुपात है 8:5। शहरी और ग्रामीण का रेशियो है कितना, 8:7। अच्छा, ग्राम शहरी कर्मचारी है 8 यूनिट, ग्रामीण 7 है, तो टोटल कर्मचारी कितना, 15। लेकिन एक्चुअल में टोटल है कितना, तो 1200। सर 15 × 120 यानी 80 गुना है सर। तो शहरी कर्मचारी का संख्या 8 8 64 640, और ग्रामीण कर्मचारी का संख्या 8 7 56 560। आगे कहा कि कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण हैं तो अनुपात 5:4 हो जाता है। अच्छा, कहा कि कुछ नए कर्मचारी शामिल हुए हैं जिनमें से 20 ग्रामीण कर्मचारी हैं,
तो बताइए शहरी कर्मचारी कितने आए, ये पूछा है। तो यार अगर 20 है ग्रामीण कर्मचारी आए हैं, शहरी पूछ रहा है कि कितने शहरी कर्मचारी आए, कि अब रेशियो 5:4 हो गया। अच्छा 560 से 20 बढ़ गया यानी कितना हो गया 580, और यहाँ तो निकालना है सर। लेकिन आप बताइए अब रेशियो कितना हो गया है शहरी और ग्रामीण का, तो 5:4, 4 यूनिट बराबर 400, 580, तो 1 यूनिट बराबर 145, 1 यूनिट 145 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना 145 गुना 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 2 7, यानी पहले शहरी कर्मचारी 640 था, अब 725 हो गया, तो कितना बढ़ गया सर, तो आप बोलेंगे 85 बढ़ गया। तो एक तो तरीका ये है, आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे थोड़ा कुछ लोग को समझ में आसान, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसे करिए। सर कहा कि 20 ग्रामीण कर्मचारी और आ जाते हैं, शहरी कर्मचारी पूछ रहा, हमने मान लिया एक्स शहरी कर्मचारी आया है, तो पहले से था 640, एक्स लोग और आ गया तो हो गया 640 प्लस एक्स। अच्छा ग्रामीण कर्मचारी 560 था, 20 और आ गया तो हो गया कितना 580, लेकिन अब रेशियो कितना हो गया है सर, तो 5/4, 4 से काटिएगा 1, 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो 640 प्लस एक्स बराबर 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 2 7, तो एक्स बराबर कितना, तो 85। ऐसे करिएगा, इसमें भी ज्यादा समय नहीं खराब होगा। देखिए कहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 है और इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजा से, कहा कि इस त्रिभुज का जो बेस है प्रत्येक समान भुजा से 1 से 1/4 गुना यानी कितना 5/4 गुना है। कहा कि इस समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर, तो कहा कि सर इसका जो बेस होगा ना समान भुजा से 5/4 गुना, समान भुजा से, तो काया से जिसके साथ लगा होता है वो वैल्यू नीचे ना, तो समान भुजा से यानी समान भुजा अगर 4 है तो बेस कितना हो जाएगा 5। अब आप बताइए त्रिभुज के तीनों भुजा का योग कितना है अनुपात में, 5 4 9 4 13, 13, लेकिन एक्चुअल में है 91, 13 7 91, 7 गुना का बेस बताइए तो 7 पचे 35। फ्रैक्शन है मतलब रेशियो, फ्रैक्शन कहने का मतलब रेशियो ही होता है। देखिए कहा एक बैग में केवल 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए के नोट हैं, कहा 5 के नोटों की संख्या और 20 के नोटों की संख्या का अनुपात 11:8 है। ये सर 5 रुपए वाले नोट है और 20 के है, 5 और 10 का है। आगे कहा कि सर 10 रुपए के और 20 रुपए के नोटों के संख्या का रेशियो 10:7 है। तो आप बताइए 10 रुपए वाले नोट का संख्या तो दोनों जगह कॉमन है सर, तो इक्वल करना पड़ेगा, वहां 8 है यहाँ 10 है, तो 8 10 से कटने वाला नंबर 40, तो यहाँ 4 से गुना कर देते हैं और यहाँ कितना से 5 से, तो बैलेंस हो गया सर 5 रुपए वाले नोट का संख्या, 10 रुपए वाले नोट का संख्या और 20 रुपए वाले नोट का संख्या। 10 रुपए वाला कितना हो गया 11 पचे 55, 10 रुपए वाला 8 पचे 40 और 20 रुपए वाला 7 चौक 28। सवाल कहा कि यदि बैग में कुल राशि है 3705 रुपए, तो ये तो क्वाइंस है सर, वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा 5 रुपया के 55 नोट है तो टोटल कितना हो जाएगा 275। 10 रुपए के 40 नोट हैं तो 400, अब 20 रुपए के 28 नोट हैं तो 560। टोटल नोट, टोटल वैल्यू है 3705, अनुपात में टोटल वैल्यू कितना है सर, तो 5 6 7 13, 5 4 9 9 2 11 और 1 12। अब पूछा क्या है कि बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए वाले नोटों का संख्या कितना है 40, काट दीजिएगा 3 पचे 15, 3 बार में कट जाएगा तो 40 तिया 120, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए का एक धनराशि को 3 भाई ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि पूरे धनराशि में से एक को 500 रुपए, बी को 600 रुपए दे दिया जाता है। उसके बाद यह शर्त रखी जाती है कि शेष धन को ए बी सी में 3 4 6 के अनुपात में बांट दिया जाए, या तो बराबर बराबर, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है सर,
का शेष धन को ए बी सी में 3 4 5 के रेशियो में बांट दिया जाए, या तो बराबर बराबर, या तो कहा कि टोटल जितने पैसे थे ना, समझिए जरा, टोटल यहाँ पे दिखेगा ना, टोटल जितना पैसा था, टोटल जितना पैसा था इसमें से 500 रुपया ए लेकर गया, 500 रुपया ए लेकर गया और 600 रुपये बी लेकर गया, ओके ना। और ये जो शेष पैसा बच गया है, कहा कि इस बचे हुए पैसे को ए बी सी में, कहा बचे हुए पैसे को ए बी सी में बांटा गया है, कहा इस बचे हुए पैसे को ए बी सी में 3 4 6 के रेशियो में या बराबर बराबर बांटा जाए, यानी कि बराबर बराबर यानी 1:1:1। ये लाइन एक बार फिर से, कहा कि सर टोटल जितना पैसा था उसमें से 500 ए लेकर गया, 600 बी को दे दिए, रिमेनिंग जो पैसा बचा उसको ए बी सी के बीच में 3 4 6 के रेशियो में बांट दीजिए या फिर बराबर बराबर बांट दीजिए। तो दो ऑप्शन है सर, या तो 3 4 6 में बांटिए या उस पैसे को बराबर बराबर इक्वली डिवाइड कर दीजिए। तो कहा आगे कि यदि शेष धन को बराबर बराबर बांटा जाए तो बी को 3 4 6 के अनुपात में बांटने की तुलना में 100 रुपए अधिक मिलता है। सुनिए, कहा कि सर अगर बराबर बराबर पैसे तीनों को बांटिएगा ना तो बी को 3 4 6 के तुलना में जितना, मतलब 3 4 6 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते जितना पैसा मिलता उससे 100 रुपया ज्यादा मिला। 3 4 6 के तुलना 3 4 6 के रेशियो में बांटने के जगह पे अगर 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे तो बी को 100 रुपया ज्यादा मिलेगा, बस यही बोला है। तो आप एक चीज बताइएगा सर, यहाँ ए का हिस्सा 3, बी 4 6 तो कितना आ गया 13, और यहाँ सर कितना है 3। आप बताइए शेष पैसा को ही आप इस रेशियो या इस रेशियो में बांटे हैं तो पैसा तो सेम होना चाहिए, तो इसको सेम बनाइए, ऊपर 3 से है तो नीचे 13 से। सर यहाँ 3 से, सब में नहीं करना था, केवल बी में ही कर लेते, लेकिन हम कर दे रहे सब में। यहाँ 13 से, सर यहाँ भी 13 और यहाँ सर 13। आप बताना बी का हिस्सा पहले कितना था 12, अब बी का हिस्सा कितना है 13, बी का हिस्सा 12 था अब 13 है, कितना यूनिट बढ़ गया? तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा है 100। तो शेष पैसा कितना है? तो 13 तिया 39 ना, 39 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो 39 यूनिट का वैल्यू कितना? 1 यूनिट 100, तो 39 यूनिट कितना? 3900। ये रिमेनिंग पैसा है 3900 सर, रिमेनिंग पैसा आ गया 3900, रिमेनिंग पैसा 3900। पर आपसे पूछा टोटल पैसा बताइए, तो 5 या 6 1100 अगर ऐड कर दीजिएगा तो 1100 ऐड कर देंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा कितना? 5000। अच्छा सवाल था, एक दो बार करिएगा आप लोग। देखिए का x प्लस बाई 40, x माइनस 20 है, x माइनस बाई 20 है, x और बाई का एचसीएफ। सर दोनों का योग मालूम अंतर मालूम, x निकालेंगे जोड़कर भागा तो 40 और 20 60 को डिवाइड करिएगा 2 से 30, बाई निकालेंगे घटाकर, सर 40 में से 20 गया, 20 का आधा 10, और का इन दोनों का एचसीएफ, तो इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो सर एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को काटे 30 और 10 को काटेगा कौन? 10। का एक मिश्रण में, अच्छा सवाल है, एक मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध का मात्रा 25% हो जाएगा। सर सुनिए ना, एक मिश्रण है मिल्क और वाटर का, और इस मिश्रण में मिल्क और वाटर का क्वांटिटी कितना है नहीं पता, लेकिन कहा ये जो मिश्रण है इसमें 1 लीटर वाटर मिला दीजिएगा ना, 1 लीटर क्या मिला दीजिएगा? वाटर मिला दीजिएगा, तो ये जो नया मिक्सचर बनेगा ना, इस नए मिक्सचर में 25% मिल्क, अच्छा 25% मिल्क तो 75% वाटर, 25% मिल्क तो 75% वाटर, तो रेशियो होगा 1:3। अब आगे बढ़िए, आगे का यदि इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिला दें, ये जो नया मिश्रण बना ना इसमें 2 लीटर अगर दूध मिला दीजिएगा, 2 लीटर अगर दूध मिला दीजिएगा तो कहा कि सर नया मिक्सचर जो फिर से बनेगा उसमें 40% दूध, अच्छा 40% दूध तो 60% वाटर, 40 60 40 60 यानी कि 2 और 3। अच्छा सवाल है, ये फिगर समझ पा रहे हैं आप? ओके ना। तो देखिए जरा यार एक चीज बताइए,
ऊपर वाला ये इनिशियल जो मिक्सचर है, ओरिजिनल मिक्सचर का ना तो क्वांटिटी दिया है, ना ही मिल्क और वाटर के मात्रा का रेशियो दिया है। बोला कि ये जो अपना मिक्सचर है पता नहीं कितने लीटर का है, और इसमें मिल्क वाटर का रेशियो का है नहीं पता, लेकिन ये जो मिक्सचर है इसमें 1 लीटर पानी मिलाए तो रेशियो मिल्क और वाटर का ये हो गया, और इस मिक्सचर में अगर 2 लीटर मिल्क मिलाए तो ये रेशियो हो गया है। तो कहा कि बताइए प्रारंभिक मिश्रण में दूध का प्रतिशत। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध पूछा है तो ये दूध निकालना पड़ेगा ना। तो आप बताना आराम से, यहां से आ जाइए, इसमें जरा देखिए तो क्या मिलाए हैं सर, क्या मिलाए हैं। तो आप बोलेंगे सर जी दूध मिलाए हैं तो पानी क्या करना पड़ेगा, सेम, और संजोग से पानी सेम है, पानी सेम है, पानी सेम है। तो आप बताइए मिल्क बढ़ गया है कितना, 1 था हो गया 2, तो मिलाए कितना, 1 यूनिट मिलाए हैं। अनुपात में कितना, 1 यूनिट, पर एक्चुअल में मिलाए हैं क्या लीटर, 2 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर 2 लीटर। तो हम बोले कि इस मिक्सचर में दूध का मात्रा कितना, तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट है और 1 का वैल्यू 2 है, तो 1 गुना 2 2 लीटर हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस मिक्सचर का क्वांटिटी कितना हो गया, तो 6 पानी है 2 दूध है, तो मिक्सचर का क्वांटिटी क्या लीटर हो गया, 8 लीटर। अब आपसे अगर बोले कि सर इस मिक्सचर का क्वांटिटी क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इस मिक्सचर में 1 लीटर, जितना मिक्सचर का क्वांटिटी था उसमें 1 लीटर पानी मिलाए थे तो ये मिक्सचर बना था, 1 लीटर पानी मिलाए थे तो ये मिक्सचर बना था। तो इसका क्वांटिटी अगर 8 है तो इससे 1 कम, यानी इस मिक्सचर का क्वांटिटी क्या लीटर होगा, 7 लीटर होगा। अब एक बात बताइए, इसमें अगर वाटर मिलाए हैं तो मिल्क सेम रहेगा, यहाँ मिल्क सेम रहेगा, तो यहाँ मिल्क 2 है तो यहाँ भी मिल्क कितना होगा, 2 होगा। सर मिल्क 2 है, टोटल मिक्सचर 7 है, तो वाटर कितना रहेगा सर, 5 रहेगा। खेल खत्म सर, सब कुछ पता करके। तो ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क है 2, टोटल कितना में, टोटल मिक्सचर 7 में, परसेंट में पूछा 100 से गुना, और 2/7 यानी कि 28 सही 4/7%। देखिए कहा एक लड़का एक दिन एक किताब, ये दिक्कत नहीं ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 1-2 बार करिएगा आप लोग। देखिए कहा एक लड़का एक दिन एक किताब के 3/8 और अगले दिन किताब के शेष का 4/5 हिस्सा पढ़ता है। अगर 45 पेज अभी भी बाकी है तो कितने किताब में पेज हैं, टोटल एक पेज तो है। कहा पहला दिन 3/8 भाग पढ़ गया, दूसरा दिन शेष बोला है तो शेष 3/8 पढ़ गए तो शेष बचा 5/8। दूसरा दिन शेष का 4/5 पढ़े हैं, 4/5 पढ़े हैं, 4/5 पढ़ गए तो शेष बचा 1/5, लेकिन फाइनली शेष बचा है कितना, 45। 5 से 5 कट गया तो x बराबर 8 बचे 40, 32 4 36 360, ऑप्शन सी। देखिए कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। एक बात बताइए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो 999 है ना। ये 9999, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है सर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा 9999 से थोड़ा कम होगा। आगे कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले आप बताइए। तो आप बोलेंगे सर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, और 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी जो भी होगा इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। अब कहा कि मान लीजिए इसी से डिवाइड कर देते हैं, अगर इसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो वैल्यू जो आएगा ये 9 से 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा मान लीजिए। तो कहा थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे थोड़ा कम होगा, और 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या इससे थोड़ा कम, और 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इससे थोड़ा ज्यादा। अब अगर 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से डिवाइड करिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 9 गुना से थोड़ा ज्यादा आएगा, 9 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट जो आएगा वो 5 अंकों का आ जाएगा। तो 10 गुना तो हो ही नहीं सकता है, तो सर 10 से अधिक कहां से होगा, 10 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो 10 से अधिक कहां से होगा, और 9 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 9 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 10 से कम, यानी कि रिजल्ट जो है वेरी करेगा, 9 से ज्यादा और 10 से कम, 9 से ज्यादा 10 से कम। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है एग्जैक्ट 9 के बराबर, सर 9 के बराबर नहीं, 9 के बराबर आएगा तो बहुत कम रहेगा, तो 9
से थोड़ा ज्यादा और 10 से थोड़ा कम, यानी ऑप्शन सी। का दिए गए समीकरण में x का हाईएस्ट मान निकालना है। अच्छा 5x1 और है 6y7 और है 3z3 और जोड़ने पर आया है कितना 1471। जरा ऐड करिए, तो ऐड अगर करिएगा तो 1 का 7 8 3 11 हाथ में रहा 1। सर कहा एक्स का हाईएस्ट मान। अच्छा एक्स का वैल्यू अगर मैक्सिमम लेना चाहते हैं, एक्स का वैल्यू मैक्सिमम पूछा है, इसका मतलब बाई और जेड को जीरो करना पड़ेगा, बाई और जेड को जीरो मिनिमम करना पड़ेगा, तभी तो एक को मैक्सिमम, अगर एक को मैक्सिमम करना है तो बाकी को मिनिमम करना पड़ेगा। तो एक्स बाई और जेड को जीरो कर दिए, तो आप बताइए एक्स का क्या मान ले ताकि एक जोड़ने पर वैल्यू 7 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 6 ले लीजिए, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन। देखें तो ये 2 sin 3x - 3 डिग्री है 10, तो ये 10 को लिख सकते हैं सर 10 180 प्लस 60। 10 180 प्लस 60 क्या होता है 10 थीटा, यानी 10 60, और 10 60 का वैल्यू कितना √3। और सर इधर क्या है 2 sin 3x - 3, तो उधर चला जाएगा तो sin 3x - 3 बराबर कितना √3/2। और √3/2 कहने का मतलब साइन कितना डिग्री √3/2 होता है तो 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री √3/2, तो एंगल 60 लेंगे तब ना ये √3/2 आएगा। साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, तो एंगल 60 होगा। यहाँ एंगल कितना है 3x - 3 है, यहाँ एंगल है 3x - 3 और दाएं साइड एंगल आएगा 60 डिग्री। 3 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 3x बराबर 63, 3 से काटिएगा तो x बराबर 21, और x का ही वैल्यू पूछा है। देखिए का एक अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ एरिया, अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया होता है सर टोटल सरफेस एरिया 3 πr², और टोटल सरफेस एरिया दिया है 108 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटिएगा 36 बार, r² बराबर 36, तो r बराबर 6 का अर्धगोले का आयतन, आयतन होता है 2 π/3 r³ यानी 6 × 6 × 6। काट दीजिए 3 दूना 6, तो 6 छक 36 दूना 72, 72 दूना 144 पाई। देखिए ये सवाल आ गया, फिर कल एक सवाल किए थे ऐसा। का एक इंजन बिना किसी डब्बे के 34 मीटर पर सेकंड के चाल से चलता है, बिना किसी डब्बे का, बिना किसी डब्बे का, यानी कि अगर वैगन एक भी नहीं है यानी जीरो डब्बा है, तो रेलगाड़ी का स्पीड कितना है, रेलगाड़ी का ओरिजिनल स्पीड है 34 मीटर पर सेकंड, है ना। आगे कहा ट्रेन की गति में कमी, यानी कि कमी या वृद्धि एक ही चीज है। कहा ट्रेन के गति में कमी यानी कि डिफरेंस ऑफ स्पीड या डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी जो है डिब्बों के संख्या के वर्गमूल के समानुपाती, वैगन के संख्या के वर्गमूल के क्या है समानुपाती है। आगे कहा यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ता है, कितने वैगन लगा दिए 4 डब्बे लगा दिए, तो इसका चाल हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे सवाल पूछा कि बताइए डिब्बे की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे इंजन खींच सकता है। तो यार देखें सवाल बाद में कर लेंगे, लेकिन एक बात हम ये पहले निकाल लेते हैं कि सर इतना डब्बा जोड़ देते हैं ना सर, इंजन में इतना डब्बा जोड़ देते हैं कि ट्रेन चल ही ना पाए, चल ना पाए, यानी कि ट्रेन का स्पीड जीरो हो जाए। तो हम ये निकाल लेते हैं कि कितने डब्बे इसमें लगा दें ताकि ट्रेन का स्पीड जीरो हो जाए, ट्रेन का स्पीड कितना हो जाए जीरो हो जाए, ट्रेन का स्पीड जीरो हो जाए। तो आप बताइए समानुपात हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंस ऑफ V1 बट्टा डिफरेंस ऑफ V2 बराबर में √W1/W2। अच्छा डिफरेंस ऑफ V1 यहाँ बताइए, जीरो डब्बा था स्पीड 34, 4 डब्बा लगा दिए 30, तो यहाँ कितने का अंतर आ गया सर स्पीड में, स्पीड में अंतर आ गया कितने का 4 का, तो स्पीड में अंतर 4 का। अच्छा अगर यहाँ वैगन जीरो है, अब मैक्सिमम वैगन लगाना चाहते हैं, तो सर बताइए स्पीड का अंतर कितना हो जाएगा, तो 34 और जीरो का अंतर तो 34 ही रहेगा, और बराबर में सुनिए 4 का अंतर कितने डब्बा लगाने पर आया है, स्पीड में 4 का अंतर कितना डब्बा लगाने के कारण, तो आप बोलेंगे सर 4 डब्बा। और 34 का डिफरेंस बनाना चाहते हैं, इसके लिए कितना डब्बा लगाना पड़ेगा, यही तो निकाल रहे हैं कि स्पीड जीरो हो जाए तो इसके लिए कितने वैगन, तो सर 4 का अंतर अगर 34 बनाना है तो कितना वैगन लगेगा, मान लेते हैं W2। तो ये काट दीजिएगा 2 से, 2 बार में ये 17, दोनों साइड स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर 4, 17 का स्क्वायर 289, और बराबर में स्क्वायर किए हैं तो उधर रूट हट जाएगा 4/W2।
4 से 4 कट जाएगा तो वैगन का संख्या आ गया कितना, 289। यानी कि 289 डब्बा अगर लगा देंगे तो ट्रेन रुक जाएगा, पर हम चाहते हैं कि ट्रेन चलता रहे, धीरे 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 चलता रहे। आप बोलेंगे सर 289 डब्बा में रुक गया है, ऐसा करते हैं एक डब्बा निकाल देते हैं ताकि ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू कर देगी। तो एक डब्बा कम कर दीजिएगा, यानी कितना डब्बा अधिक से अधिक, 228। चूंकि 289 पर तो रुक जाएगी, 289 पर रुक जाएगी, एक कम करेंगे तो 288 पर धीरे 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 चलते रहेगी, यानी 288। ऑप्शन नहीं है तो सुधार लीजिएगा। असाइनमेंट पीडीएफ जब मिलेगा टेलीग्राम, अगर आप में से सब लोग ज्वाइन किए ही होंगे, जो लोग नहीं भी किए होंगे वो कर लीजिएगा, मैथ्स बाय डीके शर्मा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, वो सुधारा हुआ ही रहेगा, शायद चल गया है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है सर 4 के पावर x माइनस, अच्छा यहाँ पे छोटा वाला कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 4 के पावर x है पर यहाँ 4 के पावर x माइनस 1 है, तो ये छोटा टर्म है ना, तो छोटा वाला कॉमन कर लेते हैं, यानी 4 के पावर x माइनस 1 कॉमन कर लिए। यहाँ x है, ये इससे एक बड़ा, ये एक बड़ा है, या उल्टा भी बोल सकते हैं इससे एक छोटा है। तो सर अगर इसको कॉमन किए हैं तो यहाँ 4 के पावर 1 बच जाएगा, और माइनस ये पूरा कॉमन कर लिए हैं तो 1, और इधर है 24। अच्छा 4 में से एक गया 3, 3 से काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा। 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 के पावर 2x माइनस 2, और 8 2 का क्यूब होता है। बेस सेम तो पावर भी सेम, तो 2x माइनस 2 बराबर 3 है। डायरेक्ट बोलिए x बराबर 2, उधर जाके जुटेगा 5, 2 बट्टा में जाएगा, x का वैल्यू 5/2। सवाल पूछा है 2x, तो 2, x का वैल्यू 5/2, तो 2 गुना 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 माइनस 1। हाँ नीचे 2 से 2, x का वैल्यू 5/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 कितना 8, 4/8 यानी 1/2, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर कुछ लोग को ये चीज अगर पल्ले नहीं पड़ पाया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये चीज तो जानते ही हैं कि अगर पावर में माइनस है तो बेस क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। अगर पावर में माइनस का साइन है यानी कि बेस क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप इसको ऐसे करिए, ये है 4 के पावर x माइनस, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर x और माइनस 1 है, x माइनस 1 है तो 4 के पावर 1 लिख दें, तो कहा गर्मा जाइएगा। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, बेस सेम है, बीच में डिवाइड पावर घट के x माइनस 1 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब बराबर में है सर 24। अब बताना 4 के पावर x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 4 के पावर x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 और बट्टा में 4, 24। तो ये है सर 4 के पावर x गुना 4 एकम 4 में से एक गया, 3/4 बराबर 24। काट दीजिए, 3 × 24, तो 4 के पावर x, इससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है यार, 8 चौक 32, तो ये है 2 के पावर 2x बराबर 32 होता है, 2 के पावर 5, बेस सेम है तो पावर भी सेम, 2x बराबर 5 तो x बराबर 5/। अब बताइए कितना कैलकुलेशन बढ़ गया। लेकिन ये कुछ लोग को समझ में आता होगा तो ऐसे कर लीजिएगा। चलिए, का किस वास्तविक संख्या का मान मैक्सिमम है, मान मैक्सिमम है यार, तो आप करिए, यहाँ डायरेक्ट पता ही है, छोड़िए लिख ही देते हैं। रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2, रूट हटाएंगे 3 घात वाला करनी है तो पावर में 1/3, सर ये 4 घात वाला करनी है पावर में 1/4, ये 5 है 6 घात वाला करनी है पावर में 1/6। तो सर सारे पावर को इंटीजर में चेंज करिए, सबको इंटीजर बनाइए। आप बोलेंगे सर इंटीजर बनाना है तो सर 2 3, सर इंटीजर बनाना है, यस, तो 2 3 4 6 से कटने वाला नंबर 12, सबको 12 से गुना कर दें तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ 3 के पावर 3 चौक 12 4, 4 के पावर 4, 12 से सब में ना गुना किए हैं तो 4 तिया 12, और ये 5 के पावर 6 दूना 12 2 का सबसे बड़ा तो ये 25 है, ये है 24 सॉरी 64, ये 81, और ये 2 के पावर 6 32, यानी 81 सबसे बड़ा है, यानी 3 के पावर 1/3 यानी क्यूब रूट 3 सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी। का एक स्कूल बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या 7 6 5 के अनुपात में, 3 अलग अलग प्रकार का पेन खरीदा और उनके संख्या का रेशियो दिया 7 6 5, का इनके कीमत 5 रुपए 10 रुपए। अच्छा तीनों पेन का रेशियो क्या है संख्या का, 7 6 5। इस संख्या में पहला प्रकार का 7 पेन लिया, दूसरा प्रकार का 6 पेन लिया, तीसरा प्रकार का 5 पेन लिया, और इनका जो मूल्य है, मूल्य भी दिया है सर, मूल्य दिया है, पहला का मूल्य है 5 रुपए, दूसरा का मूल्य है 10 रुपए और तीसरा का मूल्य है 15 रुपए।
सवाल का अगर बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 3400 रुपए खर्च किए हैं तो उनके द्वारा खरीदे गए 10 रुपए की पेन की संख्या ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, टोटल कितना खर्च किया है? तो ये पहले प्रकार के पेन का प्राइस है 5 रुपया, 7 को खरीदे हैं तो कितना हो गया? 35 यूनिट है अनुपात में। दूसरे प्रकार का 10 पेन खरीदे हैं, सॉरी 6 पेन खरीदे हैं, प्राइस है 10, तो मूल्य टोटल कितना? 60। 5 पेन खरीदे हैं, 15 रुपया प्राइस है, तो टोटल 75। टोटल कितना हो गया सर? 5 5 10, 7 3 10, 6 16 और 1 17, 170 यूनिट। पर एक्चुअल में है टोटल प्राइस कितना? 340। तो क्या गुना? 2 गुना ना। अब सवाल का 10 रुपए के पेन की संख्या कितना है? 10 रुपए वाले पेन की संख्या, 10 रुपए के पेन की संख्या, तो ये 10 रुपए वाले पेन का संख्या पूछा है, तो 10 रुपए वाले पेन का संख्या क्या गो है? 6 गो है, तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 12। देखिए तो क्लास में लड़के और लड़की को मिलाकर, लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो लड़की कितना? तो टोटल जितना विद्यार्थी है ना सर, टोटल जितना विद्यार्थी है उसमें से 3/5 अगर लड़का है तो लड़की कितना होगी? 2/5। 5 नमा 9 दूना 18। ये सब कोई सवाल है हो, लेकिन बैलेंस करने के लिए डालना पड़ता है, क्योंकि सारा सवाल कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कर सकते हैं। देखिए का एक मिश्रण के 85 लीटर में दूध और पानी का, ये सब सवाल तो बहुत कॉमन है, बहुत पुराना हो गया। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 27 और 7। कहा है कि सर पानी, कहा कि दूध और पानी का नया मिश्रण 3 और 1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? सर वाटर अगर मिला रहे हैं तो मिल्क को सेम करना पड़ेगा, तो मिल्क अगर सेम करिएगा तो यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा? 9 से गुना करना पड़ेगा। तो सर इसमें 9 से गुना करेंगे, मिल्क सेम हो जाएगा, तो 9 तिया 27 और 9 एकम 9। सवाल कहा कि सर कितना पानी मिला है? हो गया, टोटल मिक्सचर था क्या लीटर? 85, एक्चुअल में 85, अनुपात में ओरिजिनल मिक्सचर 27। ये वाला, ये तो नया वाला, ओरिजिनल ये था 27 और 7 34। का कितना वाटर मिला? 7 से 9 हो गया, कितना मिला है? 2। 17 दूना 34, 17 पचे 85, 2 से 2 यानी क्या लीटर? 5 लीटर। का एक किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना और सी द्वारा लिए गए समय का 5 गुना, ए जो है का बी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है और सी द्वारा लिए गए समय का 5 गुना समय लेता है। ए का वैल्यू ही बी और सी के रिस्पेक्ट में दिया है। ए बी से 3 गुना पर सी से 5 गुना। तो सर 3 और 5 का मल्टीपल कौन है? जरा बताइए, 3 और 5 का मल्टीपल 15। अच्छा 20 से 3 गुना, तो 3 पचे यानी कि 5 होगा, तब ना 3 गुना। सी से 5 गुना, 5 तिया यानी कि सी का 3 हो जाएगा। तो कहा ए बी एंड सी तीनों के समय का रेशियो पता कर गए। अब सवाल में कहा कि यदि वे 5 दिनों में काम को एक साथ करते हुए पूरा कर दे तो बताइए अकेले एक कितने दिनों में? टाइम पता है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, और आप सबको पता है अगर ये टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का इन्वर्स ना, तो इसका अगर इन्वर्स लिखेंगे तो जिसको लिखिएगा उसको इग्नोर करिए, बाकी को गुना करके उसके नीचे लिख दीजिए। ए का एफिशिएंसी, तो ए को ढक दिए 5 तिया, बी को लिखना है तो ढक दिए 15 तिया, सी लिखना है, सी को इग्नोर करिए, 15 पचे 75। काटा पीटी मचा दीजिए यार। 5 तिया 5 नमा 5 से 15 पचे, अरे खत्म आदमी का हो, 15 से कटेगा ना, 15 एकम 15 तिया 15 पचे। अब कहा तीनों मिलकर ए का एफिशिएंसी 1 है यानी ए पर डे 1 काम, बी का एफिशिएंसी 3 यानी बी पर डे 3 काम, और सी का एफिशिएंसी 5 यानी सी पर डे। तो सर तीनों मिलकर पर डे काम करता है क्या? 5 3 8 और 1 9 काम, लेकिन पूरा काम कर दिया है कितने दिन में? 5 दिन में। तो टोटल वर्क हो गया सर ये। और का इस काम को ए अकेले कितने दिन में, इस काम को ए कितने दिन में? तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 9 पचे 45 दिन में। देखिए ये भी सवाल थोड़ा सही है। का एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर देगा। एक पाइप है जो किसी खाली टंकी को 12.5, पाइप एंड टंकी हो या टाइम एंड वर्क, अगर टाइम डेसिमल में दिया रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। तो ये 12.5 डेसिमल हटाएंगे 10, यानी कि 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25/2। आगे कहा कि सर टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरा भरा हुआ टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। लीकेज जो है
टंकी को 17.5 घंटे में यानी 175/10, 175/10 यानी कि 35/2 खाली कर देगी, है ना। अब आगे सवाल में कहा कि टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया गया, लीकेज को 14 घंटे बाद बंद कर दिए हैं। सवाल कहा कि बताइए टंकी भरने में कितना समय। तो पहले तो टंकी का कैपेसिटी निकाल लेते हैं, फिर समझिएगा सवाल। तो 25 और 35 से कटने वाला नंबर कितना हो जाएगा, 225। तो 25 नमा 9 दूना 18, भरने वाला है प्लस से 35, 35 पचे 225, 7 × 5 = 35, 25 और 35 है ना, 35, 5 × 7 = 35, 5 × 5 अरे 175 होगा, हो सॉरी 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 175। टोटल कितना हो गया, 175। 25 सते 175, 7 दूना 14, भरने वाला है प्लस है, 35 पचे तो 5 दूना 10, खाली करने वाला माइनस है। अब कहा सर कि टंकी को भरने के लिए पाइप को ओपन करके चले गए, तो जब पाइप ओपन किए तो तली में जो रिसाव हो रहा था, जो लीकेज था, उससे तो पानी गिर ही रहा होगा ना। तो जब आप नल को ओपन करके गए 14 घंटे बाद आए तब लीकेज को बंद किए हैं, यानी कि 14 घंटे तक नल भी खुला है और रिसाव भी हो रहा है। तो आप बताइए नल भर रहा होगा 14 लीटर और रिसाव निकाल दे रहा होगा 10 लीटर, तो इसका मतलब हर घंटे टंकी में पानी, हर घंटे टंकी में पानी जा रहा होगा कै लीटर, तो 4 लीटर हर घंटे जा रहा होगा, 4 लीटर। और कै घंटा बाद लीकेज को बंद किए, 14 घंटा बाद, यानी 14 घंटा तक चला तो 14 चौक 56 लीटर। आप बताइए 175 लीटर का टंकी है, 56 भर गया तो रिमेनिंग बच रहा था कितना, तो आप बोलेंगे सर 109 लीटर। कितना बच रहा था, 119 लीटर, सॉरी 119 लीटर रिमेनिंग बच रहा है। अब सवाल कहा कि सर बताइए टंकी भरने में कितना समय, लीकेज को बंद कर दिए तो और नल चलेगा, और नल 1 घंटा में 14 लीटर, तो 119 लीटर कै घंटा में, नल के कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 से 17 बार में तो 8.5 कै घंटा लगा, तो शुरू में 14 घंटा और 8.5 घंटा, 8 तो 14 और 8 है 22.5 घंटा। देखिए कहा क्लास एक्स में छात्रों की संख्या, कुल संख्या है 140, ओके। का लड़कों का लड़कियों से अनुपात है 2:3। यदि 50% लड़के और 33.33% लड़कियों को स्कूल में प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है, तो अचयनित लड़कों का अचयनित लड़कियों से प्रतिशत। एक बात बताइए, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है कितना, 2:3। कहा कि 50% लड़के प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं, तो बताइए 50% अगर लड़का चुना गया है तो नहीं चुना गया होगा क्या परसेंट, 50% ही, ठीक है ना। तो नहीं चुना गया होगा 50%, यानी आधा आधा, तो 2 का आधा निकालिएगा कितना आ जाएगा, एक बच्चा नहीं चुना गया, एक बच्चा नहीं चुना गया, है ना। आगे कहा कि सर 33.33% लड़की को चुना गया, 33.33% यानी 1/3 इसका फ्रैक्शन होता है। तो टोटल जितना गर्ल्स हैं उनमें से 1/3 को चुना गया, तो 3 का 1/3 यानी एक गर्ल्स को चुना गया है, तो नहीं चुना गया है कितने गर्ल्स को, 2 गर्ल्स को। तो कहा कि बताइए अचयनित लड़कों का अचयनित लड़कियों से प्रतिशत, तो बिना चुने गए लड़के का संख्या 1 है, ना चुने गए लड़की का संख्या कितना है 2, परसेंट में कितना 100 से गुना, यानी क्या परसेंट, 50%। याद ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपको बताएं कि परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट रेशियो के थ्रू इस सवाल को कर लिए। एक बात बताइए, का एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है, उसे 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। सुनिए ना, अंकित मूल्य पर 4% डिस्काउंट दिया, तो अंकित मूल्य अगर 100 है, 4 का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितना में, 93 में। आगे कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना। अच्छा 10% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो आप बताइए ऐसे कर लें क्या,
10% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, क्रैमुल है 120, 10% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि बेचना पड़ेगा कितना में, 110/100 में बेचिएगा। लेकिन विक्रैमुल है कितना, 96 यूनिट, तो 96 यूनिट बराबर इतना। अब काट पीट कर दीजिए, 24 चौक 96, 24 पचे 20 से 0 कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 55/40। 1 यूनिट 55/40 अंकित मूल्य, यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो 20 पचे 100, 20 दूना 40, ये 5 है सर। तो 5 पचे 25 2, 27/2, यानी कि 1 2 तिया 6, 2 सते 14, 137 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर ही सकते हैं क्या। 96, 4% डिस्काउंट दिया, 100 का चीज था, 100 अंकित था, 4% डिस्काउंट दिया तो विक्रयमूल्य बन गया 96। आगे कहा कि उस वस्तु का क्रयमूल्य 120 है, 10% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 120 क्रयमूल्य है, 10% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 110% में बेचना पड़ेगा। तो सर ये विक्रयमूल्य है, पर यहाँ विक्रयमूल्य कितना, 96 यूनिट, तो 96 बराबर इतना, अंकित मूल्य यानी 100 बराबर कितना निकल गया। इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा देखिए तो नीचे आएगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं। रेट था 410, 400 या देखिए, इसको सिंपलीफाई कुछ लोग सोच रहे होंगे वैल्यू रख के कर लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा डाटा है कि आप वैल्यू वहां रखिएगा फिर यहाँ रख के सॉल्व करिएगा, तो उससे अच्छा है कि जनरल तरीका से ही इसको कर लीजिए। हर जगह अप्लाई नहीं करना है, वैल्यू कुछ रख के करेंगे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू है, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, ये नीचे होता तो थोड़ा कर लेते। एक्स क्यू माइनस बाई क्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स बाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स माइनस बाई से एगो एक्स माइनस बाई कट गया। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर 5x6 है, इसको जरा क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 3 2 5 है, तो एक्स प्लस 3, और क्या लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट गया, है ना। अब ये देखिए, तो एक्स के पावर 4 माइनस 16 है, अगर इसको हम लिख दें एक्स के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4 तो कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फिर ब्रेक करिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, ऊपर में बच गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, और इधर क्या बचा, एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कौन है, ये है। देखिए कहा, एक दुकानदार जो है सर, एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर 650 में और दूसरा बैटरी को 5% की हानि पर 950 में बेचा, उसका टोटल लाभ या हानि परसेंट। अच्छा, 650 में बेचे हैं, 30% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य 130 हो जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर देते हैं सर। 13 पचे 65, यानी पहला का क्रय मूल्य कितना हो गया, 500।
का दूसरा को 950 रुपया में बेचे हैं, 5% हानि यानी विक्रयमूल्य 95 हो जाएगा। क्रयमूल्य यानी 100 से गुना सर 10 बार में कटेगा यानी 1000। तो आप बताइए टोटल क्रयमूल्य हो गया 1500 और टोटल विक्रयमूल्य 650 950 टोटल कितना हो गया 1600। अब लाभ हुआ या हानि, तो सर ये 15 का चीज 16 में बेचे हैं, एक का लाभ हुआ, एक का लाभ कितना पर 15 पर परसेंट 100 से गुना 5 तिया 5 से 20/3 यानी 6 सही 2/3%। का एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चे की औसत आयु, सर हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो टोटल कितने मेंबर हो गए 4 मेंबर का औसत 26 साल है तो 4 मेंबर का टोटल एज कितना 104 ईयर हो जाएगा। आगे का पिता और बच्चे की आयु का योग 62 है तो माता की आयु ज्ञात करें। अच्छा पिताजी और बच्चे 2 ठो है ना, तो पिता और बच्चे यानी 3 लोग का योग है 62, 3 लोग का योग है 62, तो टोटल योग में से अगर तीनों का योग घटा दीजिएगा तो बाकी जो है मदर का एज नहीं आ जाएगा 42 साल। का एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4000 रुपया उधार देता है। बैंकर जो है ग्राहक को 4000 रुपया उधार दिया। पहला वर्ष के लिए ब्याज का दर है x%, दूसरा वर्ष के लिए ब्याज का दर है x + 3%, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज का दर है x + 6%, और इसी प्रकार से आगे का छठे वर्ष के अंत में ग्राहक बैंकर को 7480 का भुगतान किया है तो कहा अपना ऋण चुकाता है, 7480 देकर ऋण चुकाया, एक्स का मान। अच्छा कर्ज लिए थे 4000 प्रिंसिपल है, 7480 पेमेंट किए हैं 6 साल बाद यानी कि ये अमाउंट है, ओके ना, तो उसको अभी रहने दें। अच्छा पहला साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स है, दूसरा साल x + 3, तीसरा साल x + 6 और कहा इसी प्रकार से 6 वर्षों तक है यानी कि 3 बढ़ता जा रहा है तो x + 9 x + 12 और x + 15। ठीक है तो आप बताइए इन 6 साल के दौरान टोटल ब्याज मिला है कितना परसेंट। पहला साल के लिए रेट x% यानी पहला साल ब्याज मिलेगा x%, दूसरा साल ब्याज x + 3%, इसी तरह से ये 6 साल तक का ब्याज आपको मिला है तो 6 साल में टोटल ब्याज कितना मिला है सर, 6 साल में टोटल कितना ब्याज मिला है तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 6x और ये 3 6 9 9 18 12 30 15 45% ब्याज मिला है इतना परसेंट। लेकिन यहाँ से ब्याज कितना मिला है तो 400 रुपये, 4000 कर्ज लिए थे 7480 लौटाए तो कितना यहाँ पर ब्याज देना पड़ा तो 3480 का ब्याज लगाए कितना पर 4000 पर, परसेंट तो 100 से गुना कर दिए। 2 जीरो से 0 4 से कटिएगा 4 7 4 8 32 4 7 28 87%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 6x 45 उधर जाके घट जाएगा कितना 42 तो x बराबर कितना 7 और x का ही वैल्यू पूछा था 7 हो जाएगा। ठीक है अब ये सोचेंगे कि सर ऐसे कितना ज्यादा रहता डेटा तो कैसे जोड़ते, तो यहाँ छोटा था इसीलिए डायरेक्ट जोड़ लिया, नहीं तो अगर और बड़ा रहता तो एपी लगा देते। मान लीजिए 15 साल रहता तो x तो 15 बार आएगा तो ये तो 15x हो जाता। न्यूमेरिकल में एपी है देख रहे हैं 3 बढ़ रहा है तो एपी के फॉर्म में है तब तो जोड़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना। चलिए देखिए कहा अभी के पास 2 वस्तु ए और बी है, उसके द्वारा ए को 15% की हानि पर और बी को 25% के लाभ पर बेचे जाने पर उसे कोई हानि या लाभ नहीं होता। अच्छा कहा एक को 15% हानि पर बेचे, दूसरा को 25% लाभ पर बेचे, कोई लाभ हानि नहीं हुआ। कोई लाभ हानि नहीं हुआ कहने का मतलब पहला पर जितने का हानि हुआ उतना ही दूसरे पर आप लाभ कमाए और दोनों इक्वल हो गया, तभी ना ये बैलेंस हो गया यानी नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ होगा। तो कहा पहला ए का क्रयमूल्य मान लेते हैं सर ए रुपया, ए का क्रयमूल्य ए है, ए को 15% हानि पर बेचे तो ओनली हानि कितना ए का 15%। बी का क्रयमूल्य है बी, बी को 25% लाभ पर बेचे तो ओनली लाभ कितना बी का 25%, और नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि जितना का हानि उतने का लाभ हुआ होगा अर्थात दोनों बराबर। सर 5 तिया 15 5 5 25
A बट्टा B बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 5/3, यानी A का क्रयमूल्य, एक क्रयमूल्य है पहला का, B क्रयमूल्य है दूसरा का, तो पहला का क्रयमूल्य है 5 यूनिट, दूसरा का क्रयमूल्य है 3 यूनिट। आगे बढ़िए, आगे का उसके द्वारा A को 25% लाभ पर और B को 10% हानि पर बेचे जाने पर उसे 114 का लाभ हुआ। कहा A को 25% लाभ पर, सर A को 25% लाभ पर बेचे, A को कितना लाभ पर बेचे हैं? 25, एक को 25% लाभ पर बेचे हैं। तो बताइए एक का क्रय मूल्य 5 का 25% डेसिमल में आएगा ना, तो 2 जीरो लगा लीजिए। अब कहा एक को 25% लाभ पर बेचे हैं, तो आप बताइए 500 का 25%, 500 का 25% यानी 125 का लाभ हुआ है। कहा कि बी को 10% हानि पर, बी का क्रय मूल्य 300, तो 300 का 10% निकालिएगा, 300 का 10% यानी 30 का हानि हुआ है दूसरा पर। आगे कहा कि उसे 114 का लाभ हुआ है। आप बताइए पहला पर 125 का लाभ कमाए, दूसरा पर 30 का हानि कमाए, दोनों को मिलाकर ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप बोलेंगे सर 95 यूनिट का लाभ हुआ है सर। है? पहला पर 125 का प्रॉफिट, दूसरा पर 30 का लॉस हो गया, तो मिलाकर टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 95 यूनिट का। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है कितने का? तो सर 114 का। 95 यूनिट 114। अब आगे सवाल का प्रथम स्थिति में ए और बी के विक्रय मूल्य का अंतर, तो पहला स्थिति में ए और बी के विक्रय मूल्य का अंतर पूछा। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में ए को कितना हानि हो रहा था? 15%। ए का क्रय मूल्य है 500, 500 का 15% निकालिएगा, 500 का 15% यानी कि 75 का हानि हो रहा था। अच्छा, 75 का हानि हो रहा था, यानी कि बेच दे रहे थे कितना में? चूंकि इस बार विक्रय मूल्य का अंतर पूछा है सर, दोनों ए और बी के विक्रय मूल्य का अंतर, तो विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। 500 का 500 था क्रय मूल्य, 75 हानि, तो बेच दिया होगा कितना में? 425 में। और बी को जरा बताइए, तो बी को कहा है कि सर 25% लाभ पर बेचता था, 300 का 25% यानी 75 का लाभ होता था बी पर, तो बेचता कितना में था बी को? 375 में। और इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, यही तो पूछ रहा है, तो अंतर है 50 यूनिट का। तो सर 95 यूनिट बराबर 114, 95 यूनिट बराबर 114, 95 यूनिट अगर 114 है मेरे प्यारे भाई, तो 50 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 50 बराबर 114 बट्टा 95 और गुना 50। 19 बचे, 19 छक, तो बचे ना होगा 5, और 5 से 10 बार में, तो 10 छक 60। अच्छा सवाल था ये, 60 ऑप्शन डी होगा। एक दो बार देखिएगा, इसको करना है एक दो बार, अच्छा सवाल है। देखिए कहा ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। का ए बी 5 है, कोण बी 40 है, ए 80 है, तो कौन सा विकल्प सही है? देखिए करिएगा कैसे इसको, देखिए तो ए बी और यहाँ है पी क्यू, तो ए बी बराबर अगर 5 है, ए बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 5, तो पी क्यू बराबर भी 5 होना चाहिए, तो पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5, तो ये तो होगा नहीं सर, ये होगा नहीं, पी क्यू 5, ये दोनों होगा। अब आगे बढ़िए, आगे का कोण बी 40 है और कोण ए 80 है। अच्छा, कोण बी 40 है, कोण बी कितना डिग्री है? 40 डिग्री है, कोण बी 40 डिग्री है, और कोण ए 80 डिग्री है। अच्छा, कोण ए 80 डिग्री है, तो सी कितना डिग्री होगा? 8 4 12, तो 60 डिग्री है। तो आप बताइए अगर सी 60 डिग्री है, तो आर भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो आर 60 डिग्री कहाँ है? यहाँ भी आर 60 है, यहाँ आर 60 है ना, आर 60 होना चाहिए ना, पी 60 दे दिया, तो ये तो होगा नहीं, आर 60 है ऑप्शन में, हो जाएगा। अब चले यार लास्ट का एक, ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है यार। का एक मिश्र धातु में 75% कॉपर और शेष आयरन है। एक मिक्सचर है जिसमें 75% कॉपर है, एक मिश्रण है जिसमें 75% कॉपर है और का शेष आयरन है। शेष आयरन 75 कॉपर, तो शेष 25% क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा, ये पहला में। और का एक दूसरा मिक्सचर है जिसमें 87% कॉपर है, दूसरा मिक्सचर में कॉपर कितना है? 87% कॉपर है और 10% आयरन है, बाकी अन्य वस्तु अशुद्धि है, तो 87 10 97, तो अशुद्धि क्या परसेंट होगा? 3%। आगे कहा यार कि दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार मिलाया जाता है जिससे आयरन की मिश्रित प्रतिशत 15 हो जाती है। सुनिए ना, इन दोनों को मिला दिए, इन दोनों को मिलाए, जो मिक्सचर बनाना,
इस मिक्सचर में आयरन आयरन कितना है, तो 15% है। और आपसे पूछा है कि बताइए कॉपर का प्रतिशत कितना होगा, कॉपर पूछ रहा है। तो सुनिए एक बात, दोनों मिक्सचर को मिलाए हैं तो मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें आयरन 15% है। दोनों को मिलाने से जो नया मिक्सचर बना है उस नए मिक्सचर में आयरन 15% है। तो आयरन पर पहला एलिगेशन लगाइए। तो पहला में आयरन कितना है, 25। दूसरा में आयरन कितना है, 10। और इन दोनों को मिलाए, इन दोनों मिक्सचर को मिलाए तो कॉमन वाला जो मिक्सचर बना है उसमें आयरन कितना है, 15%। तो सर इन दोनों का अंतर 10 और इन दोनों का अंतर 5, तो रेशियो हो जाएगा 1:2। रेशियो 1:2। और ये जो रेशियो आया है पता है किस चीज का, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सर आयरन का ये रेशियो टोटल का आया है, चूंकि एलिगेशन जिसको बेस मानकर लगाते हैं ना उसके बट्टे वाला चीज का रेशियो आता है। तो ये 25% आयरन है, 25% मतलब 25/100 ना। कहने का मतलब ये टोटल मिक्सचर 100 है जिसमें से आयरन है 25। यहाँ 10% आयरन है तो 10% यानी 10/100 अर्थात टोटल मिक्सचर 100 है, उसमें 10 यूनिट आयरन है। तो सर एलिगेशन जब भी लगाते हैं ना तो उसके बट्टे, जिसको बेस मानकर एलिगेशन लगाइएगा उसके बट्टे वाले चीज का रेशियो आएगा। तो 25% आयरन है टोटल कितना में, 100 में। तो ये रेशियो जो आएगा ये टोटल क्वांटिटी का आएगा कि पहला मिक्सचर का क्वांटिटी है 1 यूनिट और दूसरा मिक्सचर का क्वांटिटी है 2 यूनिट। अब सेकंड कहा कॉपर पूछा है, तो कॉपर पूछा निकाल लेते हैं। पहला में कॉपर कितना है, एक बार और एलिगेशन लगाइए। दूसरा में कॉपर कितना है, 87। और इन दोनों को मिलाने से जो नया मिक्सचर बना पूछ रहा है कि इसमें कॉपर कितना होगा। तो आप बताइए पहले तो पहला मिक्सचर में कॉपर है 75, दूसरा में कॉपर 87 और दोनों मिक्सचर के क्वांटिटी का रेशियो कितना है, 1:2। 1:2, 1:2। और मेरे भाई इनका अंतर कितना, 12। 12 को जो है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो 3 3 बराबर 12 तो 1 बराबर 4, तो इसका वैल्यू 4 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो ये हो गया सर कितना, ये हो गया 8 और ये हो गया 4। ये तो पता है कॉमन वाला एक से बड़ा तो एक से छोटा, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, इससे बड़ा इससे बड़ा, इससे बड़ा है तो 75 और 8 जोड़ दीजिएगा तो ये 83% हो जाएगा। तो ये तो समझाने के लिए इतना करना पड़ा, बस 2 एलिगेशन लगा के आप डायरेक्ट कर लेंगे। ओके ना, तो चलें यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।